नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे किसमें कितना है दम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख का ऐलान हो चुका है। यूपी में 10 फरवरी से 7 चरण में चुनाव होंगे। वहीं यूपी चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को घोषित होगा। इसी के साथ चुनाव आयोग के कोविड प्रतिबंध ने सियासी दलों के पांव भी बांध दिए हैं। फिलहाल 15 जनवरी तक चुनाव प्रचार केवल वर्चुअल होगा। ये फैसला भाजपा और सपा के लिए उतना बड़ा नहीं लग रहा है, पर बाकी के लिए दिक्कत भरा है। वजह यह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग अपना प्रचार कर लिया है, तो सपा मुखिया भी 1/3 जिलों तक पहुंच चुके हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती रैलियों से दूर रही हैं, तो कांग्रेस ने भी कुछ सीमित जगहों तक ही संपर्क साधा है। यही हाल छोटे दलों का भी है। फिलहाल रैलियों, यात्राओं के जरिए हर विधानसभा तक पहुंचने में भाजपा सबसे आगे दिख रही है, तो सपा उससे पीछे दिखाई दे रही है। चुनाव प्रचार में कौन कितना आगे है और चुनाव में इसका उसे कितना फायदा मिल सकता है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि साल भर चुनावी तैयारी में जुटी रहने वाली का दावा करने वाली बीजेपी जमीनी तैयारी में तो फिलहाल सबसे आगे दिख रही है। भाजपा के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में 17 दौरे कर चुके हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर जिले में जा चुके हैं। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 बार, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं और कई रैलियों को संबोधित भी कर चुके हैं। देखिए, सपा भी कहीं पीछे नहीं है। सपा की भी हम बात करें तो चुनाव की घोषणा के पहले सपा ने चुनावी जमीनी बनाने के लिए खूब पसीना बहाया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव खुद ही सहयोगी दलों की रैलियों और अपनी समाजवादी विजय यात्राओं के जरिए 1/3 से अधिक जिलों तक पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पर पार्टी का एजेंडा भी जो है वो तय कर चुके हैं। मुख्य विपक्षी दल सपा सत्ता में वापसी की जुगत में लगी है, इसलिए चुनाव के 6 महीने पहले से ही पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जमीनी सक्रियता बढ़ गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए, ना भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी होनी है, ना समाजवादी पार्टी को होनी है। लेकिन हाँ, जब एक प्रचार पर रोक लग जाए या वर्चुअली तरीके से आ जाएं, तो निश्चित तौर पर एक सीधा संपर्क और एक वर्चुअली संपर्क, दोनों में काफी अंतर होता है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब लगभग इनको पता ही था कि इलेक्शन होना है और इससे पहले ही इनके प्रचार शुरू हो गए थे, बड़ी बड़ी रैलियां हो गई थी। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग जितने भी बड़े जगह है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने भी और सपा के मुखिया ने भी तमाम जगह की हम बात करें तो जिलों के दौरे करे हैं, जनता तक पहुंच बनाई है। अब यदि रुक भी गए हैं तो इनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जो विपक्ष है वो इनको कैसे कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएगा और अब वर्चुअली जो प्रचार होगा उसका कितना फायदा होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर आर्य उस्मानी हमारे साथ जुड़े हैं। उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहूंगी। प्रचार पर जिस तरीके से रोक लगी, या ये कह लीजिए कि अब वर्चुअली सब चीजें होनी है, हालांकि लगभग बड़ी जगह की बात करें, बड़ी रैलियों की बात करें, दिग्गजों की बात करें तो तमाम जगहों तक, तमाम विधानसभाओं तक पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अंत तक मौका मिलता रहता है जाने का, पैठ बनाने का, तो उससे फायदा ही मिलता है। लेकिन अब ये वर्चुअल हो गया है। क्या लगता है वर्चुअल के माध्यम से जो करेंगे, क्या उसका उतना फायदा मिल पाएगा? कितना एक डिफरेंस मानते हैं इन दोनों के बीच में? देखिए राष्ट्रीय जी, रैलियां होती थी, जनता से भी सीधे जाती थी, तो उससे चुनाव का माहौल बनता है। और जो आज वर्चुअल रैलियां हो रही है, इजाजत दिया है चुनाव आयोग, तो जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जनहानि होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे में वर्चुअल रैलियां ही समाज के लिए हिस्सा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, रहते हैं, आगे भी रहेंगे। हमारा कार्यकर्ता का जो नेटवर्क है वो जमीनी स्तर तक है और हम जनता के बीच में। आप खुद बता रही हैं कि 17 बार पीएम मोदी जी उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। करीब करीब 3 से 4 बार सारे जिलों में स्वयं योगी जी जा चुके हैं। अमित शाह जी की 12 रैलियां हो चुकी है और करीब 13 रैलियां जेपी नड्डा जी की हुई। तो ये सब जो रैलियां हुई हैं,
इससे हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में, अपना मैसेज देने में अन्य दलों से बहुत आगे है। और हमारा होमवर्क भी इन लोगों से बहुत अच्छा है। तो हमें नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो 365 दिन 24 घंटे काम करती है और लोगों के बीच में रहती है। तो ये जो वर्चुअल रैलियां होंगी, इसमें भी हम आसानी से बहुत बड़े लोगों संख्या तक, बहुत बड़ी जनसंख्या तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होंगे। हमें इन सब चीजों से कोई असर नहीं पड़ता। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अभी जब तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं होती, तब तक मैं एग्जैक्ट संख्या को बताने में गुरेज करूंगा। उन आंकड़ों का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन ये तय है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखेंगे। डॉक्टर आर्य उस्मानी जी भी जुड़े हैं। उस्मानी जी, क्या लगता है ये डिजिटल प्रचार जो होगा, और निश्चित तौर पर लगातार पहले से ही, क्योंकि देखिए तैयारियां थी, ये तो मालूम था कि इलेक्शन होने हैं, तो पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव ने भी, चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, तमाम लोगों का एक एजेंडा सेट था चुनाव को लेके कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे पैठ बनानी है। फिर प्रचार करने का मौका भी मिला, निश्चित तौर पर कई रैलियां हुई हैं। लेकिन ये जो एक प्रतिबंध लगा, तो अब कम से कम अभी 15 जनवरी तक तो अभी कुछ भी नहीं होना है। तो क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ता है? मैं आपसे भी वही जानना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर एक जनता के बीच जाकर उनको संबोधित करना, लोगों के बीच जाना और एक वर्चुअली माध्यम से एक समझाने का प्रयास करना, चाहे अपनी योजनाएं हो या जो भी आप बताना चाहते हैं निश्चित तौर पर सरकार में आने के लिए, तो कितना डिफरेंस मानते हैं? पूरा चुनाव लड़ चुकी है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि सरकार की विदाई करना है और समाजवादी पार्टी की अगली सरकार बनानी है। समाजवादी पार्टी के हर विधानसभा में, हर सेक्टर में, हर बूथ पे मीटिंगें हो गई हैं, कार्यक्रम हो गए हैं, चुनाव हो चुका है। बस अब केवल जो है, जो एक सरकारी प्रक्रिया है कि मतदान होगा, मतदान के बाद काउंटिंग होगी, वो बस ये प्रक्रिया सरकारी बची है। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है, क्योंकि जनता बहुत परेशान हुई है, हताश हुई है इन लोगों से, इनके झूठ से। इन्होंने जो वादे किए थे, जो इनका संकल्प पत्र में जो इन्होंने वादे किए थे कि हम साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हम लोगों को लैपटॉप देंगे, हम लोगों को टैबलेट देंगे, हम लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, जो 300 रुपए का सिलेंडर था वो 1000 रुपए का इन्होंने कर दिया। जनता को याद है कोरोना काल में जिस तरीके से जनता परेशान हुई है, लगभग 4 से 5 लाख लोगों की जानें गई हैं। लोग पैदल बम्बई से, दिल्ली से, लखनऊ, लखीमपुर, आपके बनारस, वाराणसी, जिस तरीके से पैदल चले हैं, जिस तरीके से जो वो दुश्वारियां, परेशानियां उठाई हैं, उनको याद है। बस अब उनको केवल मौके की तलाश है, जो एक सरकारी प्रक्रिया है कि हमको मतदान तक जाना है, बटन दबाना है और बटन दबा करके इन सारी परेशानियों से निजात पा जाना है। ये होना है। अब कोई और जो जिस तरीके से वर्चुअल रैलियां, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी की तैयार है। समाजवादी पार्टी के जितने प्रिंसिपल संगठन है, उनके सारे अध्यक्षों को हम लोगों ने 1 साल पहले ही जो है उनको तैयार कर दिया था वर्चुअल मीटिंगों के लिए, और लगातार हम लोगों की वर्चुअल मीटिंगें भी चलती रहीं, जगह जगह सभाएं भी होती रहीं। हर विधानसभा में हमारे ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पे समाजवादी पार्टी ने प्रचार ना किया हो। समाजवादी पार्टी के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है, तय समाजवादी पार्टी, जय अखिलेश यादव, ये बिल्कुल तय हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने जो जनता को जो वादे किए हैं, पहले भी जो हम 2012 में सरकार बनाए थे, हमने वादा किया था कि हम कन्याओं को, जो लड़कियां पास करती हैं उनको 30,000 रुपये कन्या विद्याधन देंगे। हमने वादा किया था जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट में एडमिशन लेंगे, BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी में एडमिशन लेंगे, उन सब बच्चों को हम लैपटॉप देंगे। उन सब बच्चों को हमने लैपटॉप देने का काम किया। उन सब बच्चों को 100%, कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया। ये झूठ बोलने वाले लोगों ने झूठ बोला कि लैपटॉप को जो है वो केवल यादवों को, मुसलमानों को दिया गया।
जबकि आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि 100% किसी भी जाति, धर्म और समुदाय को छोड़ा नहीं गया। जितने बच्चों ने एडमिशन लिया, जितने बच्चों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, सारे लोगों को लैपटॉप देने का काम किया गया। सारी लड़कियां जितने इंटर पास की उनको सबको 30-30 हजार रुपए देने का काम किया गया। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन 500 रुपए महीने, 6,000 रुपए साल में देने का काम किया गया। अब उस समय सिलेंडर 300 रुपए का था तो हम 500 रुपए देते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उस गैस सिलेंडर को 1,000 रुपए का कर दिया है। अब लोग भरवा नहीं पाते, उसको हमने 1,500 रुपए कर दिया है। अब हमारी सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को 1,500 रुपए महीने यानी 18,000 रुपए साल में कपड़े उनको जो है ले लेंगे। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अकमल इमाम जी, देखिए, एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार, मुख्य विपक्षी दल सपा, और निश्चित तौर पर हम चाहे बसपा से तो खैर अभी कोई नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम दूसरे विपक्षी दलों को भी लेके चले, कांग्रेस की भी यदि बात करें तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे लेकर आई, खासतौर पर महिलाओं के लिए। फिर एक आपका जो अभियान लॉन्च किया गया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, निश्चित तौर पर उनके तहत कई ऐसी बातें की गई हैं जो बहुत आकर्षित भी करती हैं, और लगा कि यदि उस पर इम्प्लीमेंट होता है या मौका यदि जनता आपको दे दे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास महिलाओं के लिए होगा। पॉइंट्स अच्छे थे, इसलिए मैं उसकी सराहना कर रही हूं। लेकिन अब बात यह है, मैं ये तो नहीं कह सकती हूं कि पूरी तरीके से सारी विधानसभाएं कवर हो गई हैं, तमाम जगह कांग्रेस पहुंच गई होगी। मुझे लगता है ये आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि जितना हमने देखा समझा है अब तो ये प्रतिबंधित हो गया, अब आप जा नहीं सकते हैं, तो वर्चुअली तरीके से कितना पैठ बना पाएगी कांग्रेस? देखिए राखी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके जो क्रियाकलाप रहे या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, पूरे देश ने इन लोगों की स्थिति को देखा है। इन्होंने पूरी तरह से देश को, प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से धार्मिक जातिवादी समीकरणों को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश के लोगों को बतला करके वोट लिया और सत्ता बनाई। अब अगर कहा जाए कोई राम के नाम पर, कोई रहीम के नाम पर, कोई कृष्ण के नाम पर अगर वोट मांग रहा है, ये देश न तो कुरान से चलता है न गीता से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से पूरी तरह से संविधान का मखौला उड़ा के रख दिया। और जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीति की है, जनता देख रही है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, और खास तौर से भी देखा जाए किसानों की, जिसमें 750 किसानों की जानें गई मोदी जी के एक ऐसे निर्णय के कारण, जो तुगलकी फरमान जिसको कहिए, वो किसानों के खिलाफ ऐसा बिल लेकर के आए थे जिससे बड़ा विरोध हुआ और लास्ट में इन्हें झुकना पड़ा। ये सारी चीजें जनता देख रही है। और जो लगभग 30 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, 27 साल से 27-30 साल से 34 साल से लगभग कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने जो काम किया था, आज भी विकास वहीं पर रुका हुआ है। बिजली का एक भी कारखाना इन लोगों ने नहीं लगाया। जिस एयरपोर्ट की और जिस हाईवेज की बात की अगर मोदी जी या अखिलेश जी करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को दे करके बनाए गए, पूरी तरह से कमर्शियल किया गया है। प्रदेश के संसाधनों को बेचने का काम किया इन लोगों ने। 10 डीजल और नेफ्ता आधारित परियोजना बंद की गई, अनपरासी परियोजना बंद की गई, आपके ऊंचाहार बिजली घर बेचा गया, मुलायम सिंह जी की सरकार थी। जितना भी प्रदेश में लूटपाट कर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। जनता सब देख रही है। हमारे जाने ना जाने की बात नहीं है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पाने की कोशिश की है, और एक एक व्यक्ति के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए हम लोगों ने जागृत किया है। हम बूथ स्तर तक पहुंचे हैं, और निश्चित तौर पे हमारा ये प्रयास होगा। जनता हमारे साथ है, और हम पुनः उत्तर प्रदेश का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश को फिर से संवारने सजाने का काम करेंगे। ठीक है, हाँ विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए राशि जी, हमारे मित्र कांग्रेस के अकमल जी जितना विकास कांग्रेस का बता रहे हैं, कांग्रेस के शासन का विकास देखना हो तो आप अमेठी और रायबरेली की पुरानी तस्वीरें देख लीजिए, जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के समय में जो अमेठी का विकास दिखता है। इस समय जो अमेठी का विकास दिखता है वो स्मृति ईरानी जी की देन है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ये देश संविधान से चलता है,
कभी संविधान की मूल प्रति उठा के देख लें, उसमें भगवान राम और यहाँ की संस्कृति की झलक दिखाई देगी और उन्हीं के आशीर्वाद से ये देश और ये संविधान स्थापित हुआ है। और रही बात जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन में देश में शरिया अदालतों की मांग उठने लगी थी और अदालतें चलने लगी थी। मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र बता दें, क्या नदवा में शरीयत की अदालतें नहीं चलती है क्या? शरिया अदालतें इस तरह से जिस रास्ते पे लोग देश को ले जा रहे थे, उस रास्ते पे देश नहीं जाएगा। ये देश हिंदुत्व यहाँ की मूल प्राण है, उस भावना के तहत भारतीय संविधान के आधार पर चलेगा। और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। जो हवाई अड्डों की दुहाई दे रहे हैं, जरा कांग्रेस शासन के हवाई अड्डों की संख्या याद कर लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हवाई अड्डों की संख्या याद कर लीजिए। कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन चुके हैं, कितने हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं, ये सब सारी संख्याएं याद करवा दिया जाए। और भारत माता की जय बोलने में जिसको दर्द होता है, उनसे छाती में दर्द हो, हमें भारत माता की जय बोलने में दर्द होता है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं, जब संसद में जाएंगे तो बताएंगे कि साहब हमको हमारा जो मजहब है वो भारत माता की जय बोलने की इजाजत नहीं देता। तो ऐसे दोगले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता मौका देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन चुका है और 10 मार्च को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जनता दोगले लोगों को भरोसा नहीं करती। दावा राजनीतिक दल कर सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन के हाथों में है कि करना क्या है। और जितना प्रचार का मौका मिला, जितना मिल सकता था मिल गया, जितना कर सकते थे कर लिया। अब तो वर्चुअली होना है और मुझे लगता है ये एक दिन का नहीं होता कि इलेक्शन हो रहा है तो हम जितनी कोशिश कर लेंगे 6 महीने पहले से, 8 महीने पहले से। ये तो क्या होता है, देखिए 5 साल में जो कुछ भी किया होगा या जो भी परेशानियां आई होंगी, उन सब का लेखा जोखा और पूरा हिसाब उसका 10 मार्च को जनता ही देगी। तो मुझे लगता है लेकिन फिर भी पॉइंट सेट होना चाहिए कि हाँ, हम इन चीजों को लेकर एक बार फिर हैं, या इन चीजों का हम कर पाएंगे, या कोई चीज नहीं भी हो पाई है तो किस वजह से नहीं पाई। मुझे लगता है स्पष्ट रूप से चले तो बहुत अच्छा हो सकता है। उस्मानी जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, जनता जिस तरीके से एक जो विद्यार्थी पढ़ता है, कोई डिग्री पढ़ता है, 5 साल की MBBS करता है, तो वो 5 साल तक पढ़ता है, उसके बाद वो एग्जाम देता है और रिजल्ट में पास होता है। सेम कंडीशन है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार समाजवादी पार्टी ने उनकी जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनता के साथ खड़े होकर के आवाज उठाई है। इन्होंने कहा था कि हम फसलों की आमदनी किसानों की दूने करेंगे, फसलों के दाम दूने करेंगे। उन्होंने दूने करने के बजाय जो धान और गेहूं को जिस तरीके से लूट हुई है, जिस तरीके से धान और गेहूं को लूटा गया है, जिस तरीके के गन्ने को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से किसान परेशान है, जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली को घेरा था, जिस तरीके से किसान की फसलों को साड़ जो जिस तरीके से चल रहे हैं, वो जनता भूली नहीं है। रात रात लोग घर में अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके खेत बचाने का काम कर रहे हैं, वो भूले नहीं है इसको। इन्होंने जो कहा था वो किया नहीं इन्होंने। आज जो गृहिणी है, जो घर में हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब परेशान है। घर का बजट जो है बिगड़ चुका है। जो कड़वा तेल 50 रुपए लीटर मिलता था वो 250 रुपए लीटर हो गया। हर चीज महंगी हो गई। इनकी सरकार में केवल पूंजीपतियों का उद्धार किया गया। 1,70,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसानों का कर्जा माफ करने के नाम पे इनके पास पैसा नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है। पूरे देश में इनके नेता, इनके मिनिस्टर, इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो पूरे देश में जो 3 काले कृषि कानून बनाए थे उसकी खूबियां गिनाते घूम रहे थे। पूरे देश में खूबियां गिनाते घूम रहे थे। जब उसमें खूबियां थी तो उसको वापस क्यों लिया? अगर वो गलत थी तो तुमने वापस ले लिया। जब वापस ले लिया तो जो लगभग 700 किसान जो शहीद हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर में, जो धरना प्रदर्शन आंदोलन में जो शहीद हुए, उनके लिए क्या आपके पास योजना है?
क्या आपने उनके लिए कोई स्कीम बनाई है? क्या उनके परिवार के लोगों को नौकरी देंगे? क्या वो मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए सहायता देंगे, अनुग्रह राशि देंगे? कोई योजना नहीं है इनके पास। इनके पास एक झूठ की योजना है, और वो योजना है कि जो लोग 2 करोड़ लोगों को हम साल में रोजगार देंगे। 8 साल से इनकी सरकार है, 16 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। आज किसान परेशान है, पत्रकार परेशान है, उस्मानी जी, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए अकमल जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, 30 सेकंड में। ठीक है उस्मानी जी, ठीक है। झूठ के घोड़े पर सवार होकर के आए थे और आज तक इनका वही झूठ चल रहा है। व्यापारियों के पैसे पर और झूठा राष्ट्रवाद दिखा करके, धार्मिक उन्माद फैला करके इन्होंने वोट हासिल किया था। केवल वही चाहते हैं ये। इनके पास न कोई विजन है, न कुछ था और न कुछ है। इन्होंने हमेशा देश की बर्बादी का सपना देखा था, जंगे आजादी के समय भी, और वही विचारधारा है। और देश और प्रदेश को बर्बाद करने के लिए उन्होंने सत्ता हासिल की, और प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जनता देख रही है। इस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, अंग्रेजों को भगाया गया था। उसी तरह से उत्तर प्रदेश और देश में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इन लोगों से आजादी का एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें पूरी तरह से जनता साथ है और जनता इनको हरा करके इनके स्थान तक इनको पहुंचाएगी। भगवान राम भी देख रहे हैं कि उनको कितना बेचा, और भगवान शिव भी देख रहे हैं ये उनको कितना बेचना चाह रहे हैं। और उनके 68 मंदिर बनारस में तोड़े, पूरे प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा, सारी सड़कें, सारे रेल और ये जो भी और अथॉरिटीज सब प्राइवेट हाथों में दे करके इन्होंने महंगाई का बोझ जिस तरह से जनता पर डाला है, जनता इसको देख रही है। जनता चुनाव में इसका पूरा पूरा सबक देगी इनको। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी राखी जी, जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं, उससे कहना चाहूंगा कि इस शासन में समाजवादी पार्टी के गुंडे परेशान हैं, कांग्रेस के भाई बहन भी परेशान हैं, और ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश माफियाओं के राज से निकल करके योगी जी के नेतृत्व में राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। एक कॉमन सा बहुत क्वेश्चन है जो मैंने शुरुआत में भी लिया था कि वर्चुअल तरीके से जो मौका अभी प्रचार का मिला है, उसमें कौन कितना आगे होगा, कौन कितना पीछे होगा, क्या उस तरीके से पैठ बना पाएंगे? विवेक जी पहले आप बोलिए। अपना होमवर्क बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हम जनता के बीच में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या हमारी है। हम जनता के बीचों बीच, और हम अपना हमेशा से अपने काम को जनता के बीच ले जाते रहे हैं, उनके बीच चर्चा करते रहे, और वर्चुअली भी हम सबसे आगे रहेंगे, तो हमारा नेटवर्क जनता में सबसे स्ट्रांग है। अब अन्य दल अपनी चिंता कर ले तो अपनी बात कैसे वहां तक पहुंचा पाएंगे। जो अभी तक सो रहे थे, जो कोरोना में ढूंढे नहीं मिल रहे थे, वो आज जो निकल करके बिल से आ रहे हैं, ये कहाँ तक पहुंच पाएंगे, इनकी ये जान है। हम ये जान रहे हैं कि हम अपनी बात जनता से पहले भी कहते रहे, आगे भी कहने में कामयाब रहेंगे, और परिणाम भी हमारे पक्ष में आने जा रहे हैं। ठीक है, अकमल जी अब आप बताइए, डिजिटल यदि प्रचार की बात की जाए तो कांग्रेस कितना गेन कर पाएगी? जी देखिए, इनके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, और ये उसका पूरा उसका रिजल्ट देते हैं। जब क्योंकि व्यापारी है तो निवेश करेगा, भारी भरकम चंदा देकर के सरकार बनवाने के बाद व्यापारियों ने पूरे देश की संपत्ति को लूटा। एक नए तरीके का रियासतीकरण करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। निश्चित तौर पे मीडिया के कुछ घराने इनके अपने हैं, क्योंकि मीडिया के वो घराने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों के हैं। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या जनता से डोर टू डोर कैंपेन हो, हमारे कार्यकर्ता हर जगह है, हम घर घर में हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अतीत का इतिहास रहा है वो भविष्य में बनकर सामने दिखाई पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी की पुनः सत्ता में वापसी होगी, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए। और ये लोग जितना इन लोगों ने लूटा और बर्बाद किया है, हमने देश को जैसे बनाया था उसी तरीके से फिर से देश का, प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितना
अफवाह फैला लें, जितना झूठा प्रचार कर लें, ये तरीके से जनता को इन्होंने लूटा है। आज 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी पेट भर भोजन नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों को पढ़ाने और उनकी दवाई, माँ बाप की दवाई की बात छोड़ दीजिए, 10,000 रुपए भी अगर किसी की आमदनी है तो घर में कायदे से दाल रोटी सब्जी नहीं खा पा रहा। ये सत्य है और इस सत्य को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भी उससे दो चार हो रहे हैं। लेकिन वो धर्म का धंधा है, जहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। इन्होंने ऐसा फैला रखा है, एक ऐसा प्रयास किया है, लोगों को ऐसा डिवाइड किया है, मानसिक रूप से विकलांग कर दिया है कि वो देश और प्रदेश और संविधान के बारे में नहीं, केवल धर्म और इनका धर्म फर्जी है। ये लोग धार्मिक हैं, ये पूरी तरह से अधर्म पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान राम के आदर्श को अगर मानते तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का विकास सर्वांगीण होता, हर व्यक्ति खुश रहता। आज हर तरफ हाहाकार है, लोग परेशान है। सेंगर जैसे इनके विधायक जो बलात्कार में फंसते हैं, उनके लिए भी ये लोग जय श्री राम का नारा लगा के उनको भी बदनाम करने का काम करते हैं। ये लोग राम द्रोही हैं, ये शिव द्रोही हैं और इनको भारतीय जनता जरूर हराएगी। ये संविधान विरोधी। उस्मानी जी, डिजिटल प्रचार में सपा कैसे निश्चित तौर पर एक कंपटीशन कर पाएगी बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी का थोड़ा एडवांटेज दिख रहा है। जो डिजिटल प्रचार है इसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहेगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने 2012 से ही डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने ही लोगों को लैपटॉप बांटने का काम किया था। ये क्या जाने, ये तो हंसते थे, ये तो देश को 100 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। ये तो देश को संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। इनको इसके बारे में क्या जानकारी है? इनका तो केवल एक ही नारा है कि राम राम जपना, पराया माल अपना। और जितनी सरकारी संस्थाएं थी, चाहे वो भेल हो, चाहे गेल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे जहाज हो, चाहे रेल हो, चाहे तेल हो, सब कुछ इन्होंने बेचने का काम किया। जो किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह थे, उनके नाम पे जो लखनऊ का एयरपोर्ट था, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अब जब आप उतरेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा अडानी एयरपोर्ट। चारबाग रेलवे स्टेशन पे भी लिखा होगा अडानी एयरपोर्ट। इस तरीके से ये तो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे थे। इस देश की जनता के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस देश की जनता जो आज जो है वो परेशान है, आज वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए परेशान है। इनकी सरकार में भी हमारे जो भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हैं अभी कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना काल में जो लाशें, जो मृत्यु हुई है, जो लोग चले गए हैं हमारे बीच से, अपनी परिवार के फैमिली के बीच से, उनके लोगों से पूछे उनके दिलों पे क्या गुजर रही थी। उसको छिपाने की कोशिश की, लेकिन गंगा मैया ने उनको भी खोल के दिखाने का काम किया। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे बनारस हो, चाहे कानपुर हो, जगह जगह गंगा मैया ने उन लाशों को ऊपर ला करके इस देश को दिखाने का काम किया है। इनके कुकृत्य को खोलने का काम किया है। ये जो कह रहे हैं कि देश को जो है, प्रदेश को जो है इससे मुक्त कर दिया है, आज अगर इनकी लोकप्रियता ही होती तो आज ही इनके भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, डूबते जहाज को छोड़ के समाजवादी पार्टी में सवार हो गए हैं। लगातार इनके जो सिटिंग एमएलए हैं वो पार्टी छोड़ करके और समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों में अपना वो कर रहे हैं। और हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं भाई सरकार से विदाई होनी चाहिए। ठीक है उस्मानी जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। किसमें कितना है दम? बीजेपी को लगता है हम में है दम, सपा को लगता है हम में है दम, और कांग्रेस ने तो बहुत साफ गोई से स्वीकार किया है कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो प्लस पॉइंट जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। किस चीज में? डिजिटलाइजेशन में, और उसी का जो वो प्रचार करेंगे उसमें। लेकिन फिर भी कहीं से कम नहीं है। मुद्दे और चीजें हम ऐसी लेकर आए हैं, प्रियंका गांधी ऐसी लेकर आई हैं कि निश्चित तौर पर जनता एक बार समर्थन करके कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अब जनता 10 मार्च को जब निश्चित तौर पर नतीजे देगी तब पता चलेगा कि क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।